हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान से संबंधित प्रश्नावली कर रहे थे, टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि दो परमाणुओं के समस्थानिक, यानी कि दो परमाणु ऐसे हैं, उन्हें समस्थानिक किनको कहा जाता है। तो दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। कब कहा जाता है? उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो, यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योगफल का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियोएक्टिव क्षय तिथियां क्या हो, भिन्न हो। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा पहला, समस्थानिक यानी समस्थानिक, यानी कि आवर्त सारणी में एक ही स्थान पाने वाले। तो जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनका द्रव्यमान संख्या अलग हो, भिन्न हो, उनको बोलते हैं समस्थानिक। समभारिक उन्हें कहा जाता है। इसका ठीक उल्टा, जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग हो, उन्हें समभारिक। समभारिक मतलब जिनका द्रव्यमान समान हो। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, इनमें से वैज्ञानिक, और दूसरी क्या दी गई है, सूची दी गई है। इनमें हमको बताना है किसने किस चीज का आविष्कार किया है। तो गोल्डस्टीन, चैडविक, जे थॉमसन और जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनमें किसकी खोज की है। यदि आप किसी एक को निर्धारित कर लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इनमें, यानी कि एक या दो पता होगा तो अपने आप निर्धारित हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो चैडविक है, यदि इसको ही ध्यान दे लें तो चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो बी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और गोल्डस्टीन ने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज की थी। अब इसके बाद हमारा रह गया जे थॉमसन और जॉन डाल्टन। ठीक है, तो क्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है या थॉमसन का परमाणु सिद्धांत है? तो परमाणु सिद्धांत किसका है? परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन का है। ठीक है, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का 1 हो गया, थॉमसन का क्या हो गया, 4 हो गया। तो फिर से इलेक्ट्रॉनिक खोज जे थॉमसन, चैडविक ने न्यूट्रॉन की, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो हमारा हो जाएगा 2, 2 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया, सॉरी 4 हो गया और 1 हो गया। तो हमारा 2 3, तो 2 और 3, 2 2 में है तो ए और बी में कोई हो सकता है। तो 2 3 और 2 4 है यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यानी कुल मिलाकर के क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, इसकी बात कर रहा है। तो आइंस्टाइन ने दिया था, बोर ने दिया था, प्लांक ने दिया था, या एस.एन. बोस ने दिया था। ठीक है, तो प्लांक सिद्धांत किसका है, क्वांटम का। तो क्वांटम का प्लांक सिद्धांत है। आइंस्टीन ने ऊर्जा समीकरण दिया था, E=mc²। इनमें से कथन है, इन पर विचार करना है। परमाणु नाभिक और कोश से बना होता है। परमाणु नाभिक और कोश से बना होता है, यानी परमाणु में नाभिक और कोश होते हैं। नाभिक प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से बना होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो परमाणु में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित तो होते हैं, ऐसा भी है। अब इनमें सही कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो केवल, यानी कि 1 2, 1 और 3, केवल 2, या पहला और दूसरा और तीसरा, तीनों क्या हैं, वो हैं। तो केवल 2 तो हमारा क्या है, वो गलत ही है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा होगा नहीं। तो जहाँ 2 होगा तो वो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, गलत। और हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु में क्या होते हैं, अब यहाँ दिया हुआ है तो परमाणु में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें परमाणु उपस्थित नहीं होते, सॉरी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन विहीन है। तो यानी कि एक तरह से क्या है, यदि यहाँ पर दिया रहता है कि परमाणु में न्यूट्रॉन अवश्य उपस्थित होता है तो ये भी गलत हो जाता।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त, यानी कि परमाणु भार की बात कर रहा है। एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व का परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या का योग होता है। वैसे आगे चाहे जो भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपके लिए क्या है, यदि इनमें से इन्हें खोजा जाना है तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला सही है कि उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थात केंद्र में पाए जाते हैं। तो केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं संख्या के योग को हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं या परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ठीक है, अब इसमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार एक ही है। एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यदि पूर्णांक होता तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने परमाणु भार को ही आधार माना था। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है, ये भी इसमें है। तो किसी भी तत्व में जो परमाणु होंगे तो क्या हो जाएगा, उनके परमाणु भार तो समान तो यानी होंगे ही, तत्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक तत्व में परमाणु होता ही है और एक ही परमाणु होगा, उसमें सभी परमाणु नहीं होंगे। किसी भी तत्व में एक ही परमाणु होता है। कई जब परमाणु होते हैं तो अणु बनता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, परमाणु भार परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, अवागाद्रो, डाल्टन या न्यूटन या पास्कल। ठीक है, तो अभी पीछे आया था कि परमाणु सिद्धांत किसका है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अवागाद्रो संख्या होती है। ठीक है, न्यूटन से केमिस्ट्री में यानी इनमें से कोई भी मतलब नहीं। न्यूटन क्या थे, ये यानी कि भौतिक विज्ञानी थे। पास्कल भी क्या थे, भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने दाब जो है ना, दाब और चाहे वो जो भी दाब हो उसकी बात की थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला है, कथन है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, केवल परमाणुओं का पुनर्गठन होता है। परमाणु ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, परमाणु जो रासायनिक क्रिया की बात कर रहा है तो ना तो नष्ट होते हैं और ना ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनका क्या होता है, पुनर्गठन होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना लेते हैं, पुनर्गठन हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये भी क्या है, आपका सही है। सबसे छोटा भाग है जो परमाणु अभिक्रिया में भाग लेता है, इसलिए स्वतंत्र नहीं रहता। यही इसकी क्या है, परिभाषा भी दी गई है। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या है, दोनों यही है, दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर यह होता कि किसी तत्व के परमाणु क्या होता है, ठीक है, अविनाशी होता है, या जो द्रव्यमान होता है वो विनाशी होता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो, यानी कि तब उसका वो कारण हो जाता। तो यहाँ पर ए और आर दोनों से है, लेकिन ए आर यानी ए की व्याख्या आर नहीं करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, बी। अगला है, परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग जिसे कक्षा कहते हैं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल है, परमाणु सिद्धांत यही है। इनमें से कौन सा उपरोक्त कथन का समर्थन करता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल, या मिल्कान का प्रयोग। यानी इसमें कौन सा ऐसा है जो क्या करता है, इस चीज का समर्थन करता है। तो इसमें जो इनका निर्धारण है, यानी कि जो आपका नाभिक का और नाभिक के साथ कक्षा का जो निर्धारण है, वो सबसे पहले किसने कहा था, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। किसका, अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा। इन्होंने बोला था कि मध्य में क्या होता है, केंद्रक होता है, और यानी कि जिसे हम नाभिक बोलते हैं उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उसे कोष कहा जाता है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ठीक है, ये इसके द्वारा ये सिद्धांत क्या किया गया है, प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसका उत्तर सी। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है, वही वाला है। ठीक है, कि सभी पदार्थों में परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों की, परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की, परमाणुओं में नाभिक की। तो किस चीज़ की ये बात करता है, ये नाभिक की बात करता है। उसके पहले नाभिक की बात की ही नहीं जाती थी,
उसके पहले बोला जाता था कि जैसे दिया गया था कि तरबूज मॉडल, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, ये कोई निश्चित नहीं था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किस चीज़ की पुष्टि करता है, तो परमाणु में नाभिक की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नील्स बोर ने डाल्टन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई उसे दूर किया था। ठीक है। नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में परिक्रमा करते रहते हैं। कक्षाओं को KLMN से निरूपित किया जाता है। नाभिक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है। तो इनमें कौन सा है जिसे नील्स बोर ने क्या किया था, ये सही नहीं है, नील्स बोर के अनुसार सही नहीं है। तो इनमें नील्स बोर के अनुसार कौन सा सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में यानी नाभिक में परिक्रमण कर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन नाभिक में परिक्रमा लगाते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में परिक्रमा लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें असत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि जब किसी धातु को ज्वाला में गर्म किया जाता है, ठीक है, मेटल को ज्वाला में गर्म किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करते हैं और कूदकर उच्च स्तर से पर आ जाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसका हम निम्नलिखित द्वारा निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये भी जो है ना दिया था इन्होंने, नील्स बोर ने दिया था कि यदि हम यानी उनका निश्चित जो कोष है उसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके या ऊर्जा निकाल करके अपना ऊर्जा स्तर बदल लेते हैं, लेकिन वो अस्थायी होता है। तो इसे रमन स्पेक्ट्रम के द्वारा, अवशोषण स्पेक्ट्रा के द्वारा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के द्वारा या प्रतिदीप्ति के द्वारा, इस सिद्धांत को किसके द्वारा समर्थित किया जा सकता है, यानी प्रैक्टिकली रूप से इसे बताया जा सकता है। ठीक है। तो कौन सा है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, प्रतिदीप्ति नहीं, क्योंकि इसमें उत्सर्जन की बात कर रहा है, तो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें सुमेलित कीजिए डाल्टन, लेवाइसिए, रिस्टर और गेलुसाक। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम और गुणित अनुपात का नियम। ठीक है। तो इसमें कौन सा यानी कि इनमें कुल मिलाकर के इनको सुमेलित करना है। डाल्टन ने क्या दिया था, कौन सा नियम दिया था, लेवाइजिए ने क्या दिया था, रिस्टर ने क्या दिया था, गेलुसाक ने क्या दिया था, ये इन्होंने नियम दिए थे अपना। ठीक है। तो इनमें कोई भी आपको यदि पता है तो क्या चीज़ कर सकते हैं, आप उसे लगा सकते हैं कि इनमें यहीं से शुरुआत कर सकते हैं कि कौन सा आता है। आप जो नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। इसमें है जो डाल्टन है, इन्होंने जो रूल दिया था वो दिया था गुणित अनुपात का नियम। ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो परमाणु होते हैं, यानी तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, एक गुणित अनुपात में जो है वो अभिक्रिया करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में गुणित अनुपात का नियम है 2:1। ठीक है। और वो उसी अनुपात में, तो 2:1 है, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन, तो ये गुणित अनुपात हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद है लेवाइसिए। लेवाइसिए ने द्रव्यमान संरक्षण की बात की थी। इन्होंने बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक है। जितना द्रव्यमान रहता है उसमें कोई द्रव्यमान में कमी नहीं आती है। फिर इसके बाद है रिस्टर। रिस्टर ने तुल्य अनुपात का नियम दिया था। और गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है। ये सबसे इजी यही है, गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो इसका मतलब हमारा हो गया 4 से, यानी कि पहले का क्या हो गया, ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, तो 4 1 और फिर 2 और 3, तो यहाँ पर हमारा 4 से सिर्फ एक ही शुरुआत है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 4 1 2 और 3। अगला प्रश्न है, द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, द्रव्य की यानी कि अविनाशिता का नियम है। ये बिल्कुल क्या चीज़ है, ये सही है। अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पन्न अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम है, ऊपर अभी मैंने बताया। और जो है इसे दिया था किसने, लेवाइसिए ने दिया था।
और कह रहा है जो तीसरा है परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है। अब इनमें कौन सा सही है, तो इनमें सही कौन सा है, तो मैंने पहले वाला भी सही बताया, दूसरे वाला भी बताया, तीसरे वाला भी बताया, तो तीनों सही हैं इसके। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। परमाणु के 3 मूल अवयव हैं, यानी कि तत्व कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लोग जानते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, और बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है द्रव्य तरंगे हैं। तो द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, या डी ब्रॉगली तरंगे हैं। तो इनमें जो द्रव्य तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे हैं, ये हमारी हैं डी ब्रॉगली तरंगे। ठीक है, द्रव्य तरंगे डी ब्रॉगली तरंगे हैं, और डी ब्रॉगली ने क्या किया था, द्रव्य तरंगों की व्याख्या की थी। निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। कैथोड किरणें ऋणावेशित कण हैं, कैथोड किरणें सभी गैसों में से उत्पन्न होती हैं, इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल अवयव है, हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता। ठीक है, ये तो गलत है, यही तो गलत है कि हाइड्रोजन आयन में आयन जो बनता है ना, तो आयन प्रोटॉन के निकलने से नहीं बनता, आयन इलेक्ट्रॉन निकलने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयनों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हमारा क्या चीज जाएगा, तो हमारा उत्तर यही वाला हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, तो हाइड्रोजन आयनों का कोई प्रोटॉन नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। तो उसमें से क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो H+ बनता है, प्रोटॉन तो उसमें रहता ही रहता है। ठीक है, तो कैथोड किरणें ऋणावेशित किरणें हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आगे उनका नाम दिया गया। कैथोड किरणें सभी गैसों में उत्पन्न होती हैं, और इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल और अवयव है। बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी परमाणुओं का मूल अवयव है। सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा परमाणु है जिसमें क्या नहीं पाया जाता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, बाकी सब में तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी। आयन की जहां पर बात आएगी तो आयन में इलेक्ट्रॉन निकलता है या आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और अंतिम वाले में 7। तो 2, 8, 7 जहां पर भी होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा 2, 8 और 7। पहले वाले कोर्स में जो आप लोगों ने पढ़ा है याद होगा, पहली वाली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, बाद दूसरी में अधिकतम 8, तीसरे में अधिकतम 18 होते हैं। लेकिन जैसे ही 8 भर जाता है वैसे अगली कक्षा भरनी शुरू हो जाती है, उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर बाद में ये भरता है। ठीक है, तो 2, 8 और 17, यानी कि 2, 8 और 7 ये 17 क्या हो गए, यानी पूरे हो गए। क्लोरीन का 17 होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है इनमें से सूची 1 को सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। इलेक्ट्रॉन का अपनी अक्ष के पर दक्षिणावर्त और वामावर्त चक्रण। ठीक है, इनमें क्वांटम संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम। ठीक है, संख्या, तो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों का दक्षिणावर्त वामावर्त, यानी कि वो, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ए में हो जाएगा 4। यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को व्यक्त करता है। फिर इसके बाद यह उपकोष को व्यक्त करता है, और यह कक्षकों के अभिविन्यास को व्यक्त करता है। इसमें जो यानी कि क्वांटम संख्याएं हैं वो दी गई हैं। ठीक है, तो जो अब हम मिलाएंगे पहला वाला ए वाले में हमारा क्या है, वो तो यानी चक्रण क्वांटम संख्या हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को व्यक्त करता है, उसे हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, इनकी सभी की परिभाषा बताता हूं। वह क्वांटम संख्या जो क्या करती है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को व्यक्त करता है, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है यह उपकोष को व्यक्त करता है, यानी SPDF को व्यक्त करता है, वो होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, और यह कक्षकों के अभिविन्यास को व्यक्त करता है, ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 और 1, 2 और 3। तो 4, 1, 2 और 3 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4, 1, 2, 3।
थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये पूरा प्रश्न क्या हुआ था, एक साथ नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है, यानी कि जल अणुओं के मध्य बीच में कौन सा यानी कि आबंध बनता है, विद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन आबंध या वंडरवाल्स बंध। ठीक है, इसमें कौन सा यानी कि जल के अणु यानी पानी के जो हमारे क्या होते हैं अणु होते हैं उनमें, तो इनमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन इधर होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन से फिर अगला हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर अगला हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। क्या होता है जब एक रासायनिक आबंध बनता है, यानी रासायनिक जब बंध बनता है तो क्या होता है, ऊर्जा हमेशा क्या होती है, अवशोषित होती है। ठीक है, ये क्या ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है या ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, या अवशोषित ऊर्जा की अपेक्षा अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, या ऊर्जा न तो अवशोषित होती है और ना ही क्या होती है, निर्मुक्त होती है। ठीक है, देखिए जब एक रासायनिक बंध बनता है तो क्या होती है, हमेशा ऊर्जा क्या की जाती है, निर्मुक्त होती है। जब बंध टूटता है, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा ऊर्जा अवशोषित करनी होती है। ठीक है, जब ऊर्जा दी जाएगी तभी बंध क्या होगा, वो टूटेगा। रासायनिक बंध की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक हैं, दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम के कारण, स्टेफाइलोकाकस के कारण, लैक्टोबैसिलस के कारण, या ईस्ट के कारण। तो कहीं पर भी जहां पर भी क्या हो जाए, हमारा दूध की बात आए तो उसमें आप लैक्ट जोड़ लो, हो गया, तो लैक्ट जो होगा वही क्या हो जाएगा, इसी से संबंधित है, तो इसका होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब जैसे है दूध की शुद्धता नापने वाला तो लैक्टोमीटर होता है। रासायनिक आबंधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, यह आकर्षण बल है, यह परमाणुओं में या अणुओं में परमाणुओं और आयनों को बांध कर रखता है, कोषों या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के कारण दो परमाणुओं के मध्य आबंध बनता है। ठीक है, ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा क्या है, सही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक जो बंध बनता है उसमें आकर्षण बंध होता है, बिल्कुल आकर्षण बल लगता है। यदि प्रतिकर्षण बल लगेगा तो रासायनिक बंध बनेगा ही नहीं। फिर यह परमाणुओं में अणुओं और आयनों को बांध करके रखता है, बिल्कुल, यानी कि जो बल है, बंधन है, वो क्या करता है, परमाणुओं और आयनों को आपस में बांध करके रखता है। ठीक है, जैसे पानी है और या तो यानी कि सोडियम क्लोराइड है तो NaCl है, तो Na+ और Cl-1 दोनों क्या करते हैं, यानी कि वो आयन है, उनको बांध कर रखता है। कोषों या कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के कारण दो परमाणुओं के मध्य आबंधन होता है, बिल्कुल, Na11 होता है और Cl17 होता है, तो अंत में उसके साथ होते हैं, सोडियम में 1 होता है, तो एक क्या करता है, उसको दे देता है, जिसके कारण क्या होते हैं, बंधन बना लेते हैं। इसमें तीनों सही हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ए हो जाएगा उत्तर, तो ए सही है। ओके, तो ये था हमारा आज का विज्ञान का यानी कि टेस्ट श्रृंखला का कुछ प्रश्न। मिलेंगे अगले सत्र में, यानी कि अगले जो भी टेस्ट श्रृंखला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में आप शेयर करिए, जिससे कि और कुछ लोग यदि मिल करके तैयारी करना चाहें तो हम लोगों के साथ तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर यानी कि ध्यान दीजिए आप लोग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।